तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी किस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। क्राइम की कहानियों में तमाम जुर्म की दुनिया की आपको कहानियाँ सुनाता रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि कुछ अलग कहानियाँ भी सुनाऊँ। आज की कहानी उन्हीं अलग कहानियों में से एक है। हम सभी जानते हैं, हम सभी ने पढ़ा होगा, देखा होगा, किस्से सुने होंगे लव स्टोरी की, प्यार मोहब्बत की दास्तान की। और शायद हम में से ही कोई ऐसा ना हो, मतलब कोई शायद ही ऐसा हो जिसने अपनी ज़िंदगी में प्यार ना किया हो। प्यार का मतलब सिर्फ माँ बाप भाई बहन से नहीं, आप एक लड़का और लड़की भी प्यार करते हैं, फिर कई प्यार को मंजिल मिलती है, कई के अधूरे सफ़र रह जाते हैं। और प्यार में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में हम लोग सुनते पढ़ते आए हैं। बट आज की जो कहानी है, इसकी दूसरी मिसाल इस दुनिया में कोई नहीं है। एक शख्स जिसकी माँ एक भविष्यवाणी करती है, वो भविष्यवाणी सच होती है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है, फिर उस लड़की के पीछे वो करीब 8 देश, 8 कंट्री, दिल्ली से होते हुए यूरोप पहुंचता है, वो भी एक साइकिल पर। लगभग 5.5 महीना वो साइकिल चलाता रहता है और फिर पहुंचता है। और उसके बाद क्या कुछ होता है, ये पूरी कहानी है। ये कहानी उड़ीसा के एक नौजवान की कहानी है। नाम है डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार महानंदिया। डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार महानंदिया आज़ादी के करीब 5 साल के बाद पैदाइश हुई उड़ीसा में। पढ़ाई लिखाई के बाद वो दिल्ली आता है रोज़ी रोटी की तलाश में। बचपन बहुत ठीक ठाक नहीं गुजरा। ये वो दौर था जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जात पात, ऊंच नीच, अपने यहाँ भेदभाव, बहुत कुछ था। तो महानंदिया का जो जन्म हुआ था वो उड़ीसा में एक दलित परिवार में हुआ था। तो स्कूल से ही महानंदिया ने देखा कि कैसे ऊंची जाति के लोग नीची जाति के साथ भेदभाव करते हैं, बुरा सलूक करते हैं। और कई बार वो उसको बड़ा बुरा लगता महानंदिया को कि हम इंसान एक जैसे हैं, फिर हमारे साथ ये सौतेला सलूक क्यों, जाति, धर्म, कास्ट के आधार पर। और जब भी उदास होता तब उसकी माँ उसे समझाती थी, कहती थी ये सब कुछ बदल जाएगा, सब ठीक होगा। और उसकी माँ उसे हमेशा एक बात कहती थी, जैसे हम लोग कई किस्सा होता ना कि एक राजकुमारी आएगी तेरी ज़िंदगी में, वो तुम्हें लेके जाएगी। तो उसकी माँ कहती थी कि एक दिन तेरी शादी एक ऐसी लड़की से होगी जिसकी दिलचस्पी संगीत में होगी, जो किसी जंगल की मालकिन होगी, और वृषभ, टॉरस उसका राशिफल होगा। तो ये 3 भविष्यवाणी की थी महानंदिया की माँ ने कि शादी उस लड़की से होगी जो दूर देश से आएगी, इंडियन नहीं होगी, वो एक जंगल की मालकिन होगी, संगीत का शौक़ होगा, और उसका राशिफल जो होगा वो टॉरस होगा। अब ये छोटे में ही माँ ने कहा, कई बार कही, बट महानंदिया ने इस बात को हमेशा याद रखा। अब वो दिल्ली आ गया। कुदरती सलाहियत थी, पोर्ट्रेट और स्केच बहुत अच्छा बनाते थे महानंदिया, और ये हुनर था उनके अंदर, एक पैदाइशी एक तरह से। दिल्ली आने के बाद उन्होंने कनॉट प्लेस में यही पोर्ट्रेट बनाने का काम शुरू किया, और धीरे धीरे उनकी मशहूरियत, मकबूलियत, लोकप्रियता बढ़ती गई। वो इसकी वजह ये थी कि उस वक्त बहुत सारे लोग थे जो स्केच आर्टिस्ट थे, पोर्ट्रेट बनाते थे, लेकिन महानंदिया ने ये कहा कि मैं किसी की भी पोर्ट्रेट या स्केच या तस्वीर सिर्फ 10 मिनट में बना सकता हूँ। तो लोग, अब 1-1 घंटा, 2-2 घंटा लगता था। अब एक शख्स है जो बैठा हुआ और कहता 10 मिनट में आप बैठिए और आपकी तस्वीर आपके सामने। तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, और महानंदिया का ये अपना खूब अच्छा खासा धंधा चल पड़ा, और उनके स्केच और फोटो, पोर्ट्रेट काफ़ी पसंद किए भी जाने लगे। उस वक्त के अखबारों में भी महानंदिया के बारे में आर्टिकल छपने लगे कि एक ऐसा आर्टिस्ट है जो 10 मिनट में लोगों को बनाकर उनकी तस्वीरें और पेंटिंग्स दे देता है। तो अच्छा खासा एक आर्टिस्ट के तौर पर नाम हो चुका था महानंदिया का, और धीरे धीरे वो मशहूर हो रहे थे। लेकिन वहीं कनॉट प्लेस में एक फुटपाथ पे, जो आप कॉरिडोर से अगर कनॉट प्लेस आप लोगों ने देखा हो, दिल्ली का CP जिसे कहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट या छोटे मोटे अलग अलग शॉप भी होते हैं फुटपाथ पे। तो उन्हीं में से एक जगह महानंदिया के पास थी, तो बनाते रहते थे। 1975 इमरजेंसी जून में लगा, लेकिन उससे पहले ही दिसंबर, बल्कि जनवरी फरवरी का महीना, दिल्ली में सर्दी थी, ठंड। एक शाम महानंदिया के उसी कनॉट प्लेस के इस छोटे सी दुकान पर
एक विदेशी लड़की पहुंचती है। इस लड़की का नाम था चार्लोट वॉन शेडविन। चार्लोट स्वीडन से आई थी और उसने ये सुना था कि महानंदिया यहाँ पे एक ऐसा आर्टिस्ट है जो 10 बल्कि तो तस्वीरें हैं 10 मिनट में बनाकर दे देता है। ये सुनकर वो वहाँ पहुँची। अब जो चार्लोट वॉन शेडविन थी ये स्वीडन से आई थी और स्वीडन के एक अच्छे खासे अमीर परिवार से थी और ये भारत आने के लिए इन्होंने उस वक्त कोई प्लेन और फ्लाइट नहीं पकड़ा था। ये लंदन में पढ़ी लिखी। इसने जो रूट पकड़ा था वो उस वक्त हिप्पी ट्रेल रूट एक कहा जाता था, बाई रोड। आपको याद होगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कोलकाता से बस चला करती थी जो लंदन तक जाया करती थी। तो एक हिप्पी ट्रेल रूट हुआ करता था यूरोप तक जाने के लिए भारत से, और ये रूट जो है ये तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते, सड़क के रास्ते आप यूरोप जा सकते थे। तो चार्लोट ने इसी रूट को पकड़ा और करीब 22 दिनों में वो इन तमाम देशों से गुजरते हुए तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पहुंची और फिर दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद अब वो महानंदिया के उस शॉप पर पहुंची अपनी तस्वीर पोर्ट्रेट बनाने के लिए। नाम सुन रखा था। वो पहली मुलाकात थी महानंदिया और चार्लोट की, बिल्कुल नॉर्मल मुलाकात। वहाँ उन्होंने कहा तस्वीर बनाना है। महानंदिया ने बिठाया, अपना ब्रश और बाकी चीज़ें उठाई और स्केच बनानी शुरू की। तस्वीर 10 मिनट में बन गई। लेकिन चार्लोट को वो तस्वीर पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि जिस उम्मीद से आई थी वो वैसी तस्वीर नहीं। उन्होंने ये बात महानंदिया को बताई। महानंदिया ने कहा कि कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कल दोबारा आऊँगी। अगले दिन चार्लोट फिर पहुँची कनॉट प्लेस। फिर महानंदिया के सामने बैठी। उसने ब्रश और बाकी सारी चीज़ें उठाई, पेंट, तस्वीरें बनानी शुरू की। तस्वीर बन गई। फिर चार्लोट को दी, लेकिन इस बार भी चार्लोट को पसंद नहीं आई। उसने कहा कि आपके बारे में जो सुना था, आपका काम उस तरीके का नहीं दिख रहा, मसला क्या है? तब महानंदिया ने कहा कि असल में मैं जब से, कल से आप आ रही हैं, 2 बार आ चुकी हैं, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि जब आप बैठती हैं और मैं तस्वीर बनाने लगता हूँ तो मुझे मेरी माँ की एक भविष्यवाणी याद आ जाती है और मैं उदास हो जाता हूँ। तो उसने पूछा क्या? तो भविष्यवाणी तो नहीं बताई। महानंदिया ने कुछ सवाल पूछे चार्लोट से। उसने कहा क्या आपके पास जंगल है, आप किसी जंगल की मालकिन है? तो वो चौंकी, बोली हाँ है। उसने कहा कि आपकी राशि क्या है? उसने कहा टॉरस, वृषभ। फिर वो खुद ही कहती है कि मुझे म्यूज़िक का भी शौक़ है, संगीत में मेरी दिलचस्पी है। अब जैसे ये सारी चीज़ें बताई महानंदिया को, कानों में, जहन में, नज़रों के सामने उसकी माँ साक्षात आ गई और लगा कि जो भविष्यवाणी थी वो सही है। और एक माँ ने जो किसी लड़की के बारे में कहा, वो सारी चीज़ें इस लड़की से मिल रही है। शायद कुदरत ने चार्लोट को मेरे लिए ही बनाया। अब जब ये सारी बातें सुना तो महानंदिया के खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन अभी तक तो माँ की भविष्यवाणी है, चार्लोट से तो उसकी अभी कोई बातचीत भी नहीं हुई। फिर उसने उससे कहा कि अच्छा चलिए आपको चाय पिलाता हूँ। फिर उसने चाय पिलाई। पूछा आप कहाँ से हैं? तो उसने कहा मैं स्वीडन से आई हूँ, पढ़ी लिखी हूँ मैं वहाँ इंग्लैंड में, और हमारा एक ठीक ठाक, शाही तो नहीं पर दूसरी तरह का शाही परिवार है, हमारे जंगलात हैं, जंगल हैं। फिर उसने बताया कि मैं यहाँ घूमने आई हूँ। बातचीत हुई, थोड़े खुले। फिर वो दिल्ली में 1 आध दिन और मिली। फिर उसने कहा कि मैं इंडिया घूमने आई हूँ। तो महानंदिया ने कहा कि आपको इंडिया के गांव और बाकी चीज़ें पसंद है? उसने कहा आप मेरे स्टेट उड़ीसा चलेंगी? चार्लोट खुश हो गई। वो पहुंची उड़ीसा। अब ये एक दिन वहाँ पहुँचने के बाद वो होटल में ठहरी और ये था कि मेरे घर आएंगी। उसने कहा आएंगे। माँ बाप वहीं थे घर पे। उस दिन होटल में चार्लोट ने बाकायदा साड़ी पहनी महानंदिया के माँ बाप से मुलाकात करने के लिए। महानंदिया को ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर वो घर में सबसे मिला। उसके बाद वो कोणार्क मंदिर ले गया दिखाने के लिए। उस मंदिर को देखकर भी बहुत खुश हुई। अब धीरे धीरे वक्त बीता और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई, और गहरी होने के साथ साथ अब चार्लोट को महानंदिया ने अपने माँ की भविष्यवाणी भी बता दी। तो उसकी माँ बचपन से कहती थी कि एक दूर देश से लड़की आएगी जिसके एक अपने जंगल होंगे, उसका म्यूज़िक में दिलचस्पी उसकी होगी, और टॉरस उसकी राशि होगी। ये सुनकर वो मुस्कुराई। फिर उसने भी इजहार मोहब्बत कर दी। अब दोनों ने एक दूसरे से इजहार कर दिया था अपने प्यार का। अब वापस भी जाना है चार्लोट को।
फिर चार्लोट ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, वापसी से पहले शादी करते हैं। फिर इन दोनों ने शादी कर ली यहीं इंडिया में। शादी करने के बाद आप चार्लोट कुछ दिन रुकी, उसके बाद उसने कहा कि अब आप तुम मेरे साथ स्वीडन चलो। लेकिन महानंदिया एक खुददार इंसान, उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद से या तुम्हारे पैसों से मैं स्वीडन नहीं आऊँगा। मैं स्वीडन आऊँगा लेकिन अपनी कमाई के पैसों से आऊँगा, और आऊँगा ज़रूर, क्योंकि अब तुम मेरी सिर्फ प्रेमिका नहीं बल्कि पत्नी भी हो। इस वादे के साथ उसने चार्लोट को विदा कर दिया। चार्लोट वहाँ से निकल गई उसी हिप्पी ट्रेल रूट से। 22 दिन में वो अपने घर पहुँच गई। अब इधर महानंदिया अकेला रह गया, चार्लोट की यादें हैं, लेकिन दोनों खतो किताबत जारी रहा। दोनों एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखकर खैरियत पूछते रहे। अब इधर महानंदिया की ज़िंदगी में ये थी कि किसी तरह उसको पैसे जोड़ने हैं, ताकि कम से कम हवाई जहाज़ के टिकट के जो किराया है वो निकल आए और फिर वो स्वीडन पहुँचे। पैसे जोड़ने लगा लेकिन पैसे जुड़ नहीं रहे थे। वक्त बीतता जा रहा था। अब 1977 आ गया। इसकी शादी को भी करीब साल भर से ऊपर हो चुका था। चार्लोट के लगातार खत आ रहे हैं। वो ये भी कह रही है कि मैं तुमको पैसे भेजूं टिकट के लिए, आ जाओ। कह रहा नहीं आऊँगा तो अपनी मर्जी थी, क्योंकि खुददार इंसान है। बहुत कोशिश की, प्लेन के टिकट के जो पैसे थे वो जोड़ नहीं पाया। उसकी अपनी जितनी जमा पूंजी थी फिर उसने सारी बेच डाली। उसके बाद भी पैसे कम पड़े। फिर उसे लगा कि अभी भी बहुत वक्त और लगेगा, इधर मिलना भी है, जुदाई भी बर्दाश्त नहीं है, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, हवाई जहाज़ का टिकट नहीं खरीदे जा रहे हैं। फिर अचानक एक दिन उसने सोचा कि कहाँ हवाई जहाज़ के चक्कर में पड़ता हूँ, जितनी सारी जमा पूंजी बेची है, जो पैसे हैं, उससे एक साइकिल खरीदते हैं। ये वो दौर था 70s का, जब बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ वीज़ा और इन चीज़ों के लिए उतनी सख्ती और कुछ नहीं था। उसे ये भी पता था कि हिप्पी ट्रेल रूट क्या होता है, क्योंकि सड़क के रास्ते ही चार्लोट दिल्ली आई थी। तब उसने हवाई जहाज़ का इरादा छोड़ा, क्योंकि पैसे इतने हो नहीं पा रहे थे, और एक साइकिल खरीदी और तय किया कि वो इसी साइकिल से यूरोप जाएगा। अब इसी साइकिल से यूरोप जाने के लिए 22 जनवरी 1977, 22 जनवरी 1977 को महानंदिया ने दिल्ली से यूरोप तक का अपना सफ़र शुरू किया। सबसे पहले महानंदिया दिल्ली से अमृतसर पहुंचे। फिर अमृतसर से रूट लिया पाकिस्तान का। फिर पाकिस्तान से रूट लिया अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान में उस वक्त ये था कि हालात बिल्कुल अच्छे थे, वहाँ पे आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक का बोलबाला था। अब जैसा अफ़गानिस्तान नहीं था। अफ़गानिस्तान में लोग हिंदी भी जानते थे, बोलते भी थे, लेकिन उन्हें मुश्किल और दिक्कतें आई ईरान में। अब वो निकल तो गए थे, 8 देशों को पार करने के बाद उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना था, वो भी साइकिल से। डेली 70 किलोमीटर एवरेज साइकिल वो चलाते, उसके बाद थक जाते, क्योंकि साइकिल चलाना और इतनी दूर जाना, पैसे भी इतने नहीं थे। अब साइकिल पे सफ़र तो है, लेकिन आपको ज़रूरत की चीज़ें भी हैं, खाना भी है, रुकना भी है, सोना भी है, तो कहीं अब पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं, क्या करें। एक लेकिन कला थी पास में, वो ये थी कि पोर्ट्रेट पिक्चर अच्छी बनाते थे। तो अब अलग अलग देशों में कहीं कहीं अपना साइकिल रोकते, पैसे ख़त्म हो जाते और लोगों की तस्वीरें पेंट करने लगते, पोर्ट्रेट बनाने लगते, स्केच बनाने लगते। कुछ लोग बदले में पैसे देते, कुछ लोग बदले में खाना दे देते, कुछ लोग बदले में रात को सोने के लिए एक जगह दे देते। इसी तरीके से करते करते वो कुल 8 देश से होते हुए, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और फिर इसके बाद वो पहुंचते हैं स्वीडन। और स्वीडन में गोथनबर्ग करीब 5.25 महीने तक साइकिल चलाकर महानंदिया दिल्ली से अब यूरोप पहुंचे। 5.25 महीने में रास्ते भर अपनी उसी पेंटिंग, अपनी उसी स्केच और उसकी मदद से अपना गुजारा भी किया, गुजर बसर किया, और अब वहाँ पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे, अच्छा उस वक्त मैंने जैसा शुरू में बताया कि वीज़ा और इन चीज़ों को लेके बहुत चीज़ नहीं थी ज़रूरत। तब ये जब गोथनबर्ग पहुँचे और साइकिल से पहुँचे, और वहाँ के अफसरों ने जब ये कहानी सुनी कि अब ये किसी से पूछ रहे हैं कि मुझे जाना है,
तो महानंदिया की कहानी सुनकर वहाँ के अफसर यकीन करने को तैयार नहीं कि एक शख्स दिल्ली से साइकिल से यहाँ तक चलाया सिर्फ अपनी मोहब्बत के पास पहुँचने के लिए। और जब ये कहानी सुनी तो फिर उन्होंने कहा कि चलो, हमदर्दी भी आई, इंसानियत भी आई। उन्होंने वहाँ से जब ये यूरोप पहुँचे तो फिर गोथनबर्ग तक की यात्रा साइकिल की बजाय ट्रेन से की और उस साइकिल को उसी ट्रेन में रखा और वहाँ के कुछ अफसरों ने मदद की सिर्फ ये कहानी सुनकर। अब इसके बाद वो गोथनबर्ग पहुँचते हैं। इधर उनके पहुँचने की खबर चार्लोट को मिल चुकी थी। चार्लोट जैसी ये सुनती है, खुशी के मारे पागल हो जाती है। वो भागी भागी उस रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। दोनों ज़ोर से गले लगते हैं, दोनों की आंखों में आंसू। और फिर इसके बाद चार्लोट उन्हें अपने घर ले जाती है। फिर अपनी रीति रिवाज के हिसाब से दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद महानंदिया वहीं स्वीडन में बस जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। दोनों के 2 बच्चे होते हैं। आज भी दोनों वहीं हैं, खुशहाल हैं, 2 बच्चे हैं। अब दोनों बूढ़े हो गए हैं और अब इस वक्त जो है महानंदिया वो उड़िया सांस्कृतिक प्रोग्राम के एम्बेसडर हैं वहाँ स्वीडन में। अब उम्र भी हो चुकी है, उनकी वाइफ की भी उम्र हो चुकी है, दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, चार्लोट के भी। लेकिन इस कहानी में आपको उनकी पहली तस्वीर और अब अभी जो फ़िलहाल 2-4 साल पहले के दोनों कैसे दिखते हैं वो भी आप इसमें देखिएगा। तो एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें एक शख्स दिल्ली से साइकिल से यूरोप पहुंचता है, उसके बाद मिलता है, एक माँ की भविष्यवाणी सच होती है। और सिर्फ ये नहीं कि एक लव स्टोरी, उसके बाद ये लोग निभाते भी हैं। 77 से लेके आज 23 और 22 करीब 45 साल हो गए दोनों को वहाँ साथ। और उससे पहले आप 2 साल और जोड़ लें तो करीब 49 साल हो गए शादी को। दोनों आज भी खुशहाल हैं, खुश हैं। हाँ, महानंदिया को जब भी ये पूछा जाता है कि आप अपने प्यार को पाने के लिए साइकिल से आप इंडिया से यूरोप आ गए, तो थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि लोग इतनी हैरानी से क्यों पूछते हैं कि मैं साइकिल से इंडिया से यूरोप आ गया। इसमें मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया। मुझे अपनी मोहब्बत तक पहुंचना था और उसको पहुंचने के लिए मैं कोई भी ज़रिया इस्तेमाल कर सकता था। तो इसमें कोई मैंने अनोखा काम नहीं किया। मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा और मैं पहुंच गया, अपनी मंजिल पाली और आज हम बहुत खुश हैं। तो ये थी शायद इस सदी की सबसे अजीब स्टोरी। कैसी लव स्टोरीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये एक जीती जागती आज भी जिंदा लव स्टोरी है। ऐसी कहानियाँ सुनकर कई बार लगता है कि हाँ, इस दुनिया में वाकई प्यार और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं और ये ताकत देती हैं। तो बताइएगा ज़रूर। क्राइम की दुनिया से हटकर थोड़ी सी अलग कहानी। आज सैटरडे शनिवार का दिन था, कई लोग कहते भी थे, तो मैंने कहा कि कोशिश करता हूँ, तो अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसी भी आपकी राय हो बताइएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ, और हाँ, उससे पहले ये बता दूँ कि मनदीप कौर हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर, उन्होंने इस कहानी की ख़ास तौर पर फरमाइश की थी। तो मनदीप जी, अब आपकी जो फरमाइश थी पूरी भी हो गई, अब आपकी शिकायत भी नहीं रहेगी। एंड थैंक यू सो मच आपके प्यार भरे मेल के लिए। आज मोहम्मद आवेश, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आवेश। और कादिर अली ने भेजा है। साथ ही दिवेश मकवाना, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिवेश। और जीवन मकवाना जी ने भेजा, उनके बेटे हैं। थॉमसन बिश्नोई का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे थॉमसन। साथ ही मोहम्मद हुज़ैफ़ा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हुज़ैफ़ा। और ज़फ़र इकबाल साहब के बेटे हैं। इसके अलावा साहिबा नूर और मोहम्मद शारिक, इन्होंने भेजा है। थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। निमाई चरण मेहर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे निमाई। और सुब्रत मेहर ने भेजा है। साथ ही परमवीर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे परमवीर। और ईशा निशा ने और संजू ने भेजा है। इसके अलावा रोशन कुमार का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रोशन कुमार साहब, हमेशा अच्छे रहिए, खुश रहिए। सारिका सबाले, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सारिका जी। और ये शान कामले, बल्कि शंकर कामले, माफ़ी चाहता हूँ, उनकी बहन है। इसके अलावा रेणुका और अस्वथ, सीमा, शुभांकर और प्रमोद ने भेजा है। शुभम सेन का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शुभम। साथ ही हेमा महेंद्रा कदम जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हेमा जी। और महेंद्र जी और सुमित ने भेजा है।
तन्वी हैरित, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तन्वी। और अंशुल जैन ने भेजा है, साथ ही दीप शिखा जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीप शिखा जी। और ये सौरभ सिंह की वाइफ है। इसके अलावा शुभम सिंह ददुआ की कहानी सुनना चाहते हैं, जो मैं शायद सुना चुका हूँ। साथ ही अभिरूप डीजी जेल जम्मू का एक कत्ल हुआ, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। कबीर सिंह एक कहानी सुनना चाहते हैं। साथ ही सुधाकर गुप्ता जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। देव राठौड़, इसके अलावा श्रद्धा जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। और जो कहानी की आपने फरमाइश की, जल्द सुनाता हूँ, ये लखनऊ से है। तो सभी की बारी जल्दी जल्दी आएगी, लेकिन आज कहानी में इतना ही। कल संडे, कल छुट्टी, तो आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।